क्या 2024 में एक तमिल बनेगा भारत का प्रधानमंत्री? क्या 2024 में बीजेपी ने एक तमिल को पीएम बनाने की तैयारी कर ली है? क्या इस बार सनातन के अभियान का नेतृत्व सदर्न इंडिया करेगा? दोस्तों, चेन्नई में करीब 3 महीने पहले एक अहम बैठक हुई थी। ये बैठक बंद कमरे में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। इसी बैठक में फैसला हो गया था कि भारत का प्रधानमंत्री एक तमिल बनेगा। अमित शाह ने इस बैठक में सबसे पहले तमिलनाडु के पूर्व सीएम करुणानिधि पर सवाल उठाए, फिर एक तमिलियन को पीएम बनाने के बारे में कहा। अमित शाह ने क्या कहा था, आपको बताते हैं। अमित शाह ने कहा था कि तमिलनाडु के सीनियर कांग्रेस नेताओं जैसे के कामराज और जीके मूपनार में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता थी, लेकिन करुणानिधि ने उनकी संभावनाओं को नाकाम कर दिया। अब समय आ गया है जब एक गरीब परिवार के तमिलवासी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अब सवाल है कि 2024 में कोई तमिल प्रधानमंत्री बनेगा तो वो कौन होगा? क्या वो तमिलनाडु के वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई होंगे या फिर कोई और होगा? इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आप देखते रहिए द कर्मा। अमित शाह की बैठक में तमिल पीएम की बात जब तेजी से फैली तो खुद अन्नामलाई सामने आए और उन्होंने बताया कि 2024 में एक तमिल ही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होगी और इसमें तमिलनाडु का अहम योगदान होगा, क्योंकि पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल भाषा और संस्कृति का जिस तरह प्रतिनिधित्व किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। मैं कहता रहता हूं कि पीएम मोदी तमिलियन है और उन्होंने तमिल संस्कृति की सुंदरता को पुनर्जीवित कर दिया है। 2024 में यही तमिलियन मोदी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों, सवाल उठता है कि अन्नामलाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमिलियन क्यों कहा? तो इसके पीछे एक मजबूत आधार है। पीएम मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं वो पूरी दुनिया में तमिल संस्कृति के ध्वजवाहक बन गए हैं। पीएम मोदी को मालूम है कि भारत तभी विश्वगुरु बनेगा जब सनातन की संस्कृति के हर पहलू को मजबूती प्रदान की जाए। गौरतलब है कि तमिल संस्कृति सनातन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। सनातन की एक नहीं कई महान विभूतियां तमिल धरती पर पैदा हुई हैं। पीएम मोदी सनातन के इसी तमिल स्तंभ को लगातार मजबूती प्रदान कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया है और क्या क्या कर रहे हैं ये हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए अपने भाषण में तमिलनाडु के महान सपूत और राष्ट्र कवि सुब्रमण्यम भारती की एक तमिल कविता सुनाई थी। उन्होंने उनकी तमिल कविता एलारूम एलिनई एडुमनल एरिएई सुनाई, जिसका मतलब है भारत दुनिया के हर बंधन से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाएगा। आपको बता दें कि तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती को महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। देश प्रेम की कविताएं लिखने वाले सुब्रमण्यम भारती कवि के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक और पत्रकार भी थे। उनकी देशभक्ति की रचनाओं से प्रभावित होकर लाखों लोग भारत की आजादी के आंदोलन में शामिल हो गए थे। 2019 में नरेंद्र मोदी ने जब महाबलीपुरम में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत किया तो वो पूरी तरह तमिल संस्कृति के रंग में रंगे हुए थे। वो तमिल परंपरा के अनुरूप वेष्टी या धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक शॉल डाला हुआ था। उन्होंने इसी मौके पर अपनी कविता मामल्लपुरम में समुद्र के साथ बातचीत का तमिल संस्करण भी पेश किया था। 2019 में ही जब प्रधानमंत्री मोदी ने यूनाइटेड नेशंस में अपना संबोधन दिया था तो उन्होंने मशहूर प्राचीन तमिल कवि कन्यन पुंगुदरनार की पंक्तियों को मुख्य रूप से कोट किया। कन्यन संगम काल में मशहूर और प्रभावशाली दर्शन शास्त्री के रूप में भी मशहूर थे। पीएम मोदी ने उनकी पंक्ति याद उरु यावरू केडियर को कोट किया था, जिसका मतलब होता है हम सभी जगह के लिए अपनेपन का भाव रखते हैं। यह सनातन का वही सिद्धांत है जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। 31 अक्टूबर 2020 को पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तमिल कवि मग कवि भारीथर अर की एक लंबी कविता पढ़ी। उन्होंने बिना किसी मदद के लंबी कविता को पढ़कर तमिल जनता का दिल जीत लिया। गौरतलब है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अप्रैल 2021 में मोदी एक बार फिर तमिल व्यक्ति के रूप में सामने आए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मीनाक्षी सुरेंद्रेश्वर मंदिर पहुंचे तो उनकी वेशभूषा एकदम पारंपरिक थी। उन्होंने पूरी रीति रिवाज के साथ वहां पूजा की। 2021 में ही सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि पर मोदी ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत का दृष्टिकोण उनके तमिल लेखन में गूंजता है। 2022 में देश की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती का जिक्र किया और उनकी मशहूर कविता पारुकुकुल्ले नल्लनाडु नाम भरत नाडु का अर्थ समझाया। इस कविता का मोटे तौर पर अर्थ है, राष्ट्रों के समूह में भारत एक महान देश है। 2023 में पीएम मोदी ने नवनिर्मित संसद में चोल राजवंश के राजदंड के प्रतीक संघोल को विधिवत हिंदू धार्मिक कर्मकांडों के साथ स्थापित करवाया। गौरतलब है कि चोल राजवंश का केंद्र तमिलनाडु ही रहा है। ये इस बात का संदेश देने की कोशिश है कि अब भारत की संसद सनातन हिंदू परंपराओं के मुताबिक ही चलेगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी तमिलनाडु की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी में मोदी को तमिलनाडु से चुनाव लड़वाने पर गंभीरता से विचार हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो तमिलनाडु को मोदी के रूप में उसका पहला प्रधानमंत्री मिल सकता है। दोस्तों, 2014 में जब से बीजेपी की फुल फ्लेज लीडरशिप वाली सरकार भारत में आई है, तभी से भारत की एकता के सूत्र मजबूत होते जा रहे हैं। पहले भारत को एक सूत्र में बांधने की बातें तो खूब होती थी, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर भारत के कई हिस्सों में भारत की सनातन संस्कृति के सुर में सुर मिलाने की बजाय अपनी ढपली अपना राग गाने वाले ज्यादा प्रभावी दिखते थे, जबकि सनातन संस्कृति और उसके मूल्यों में ही भारत की एकता को सनातन यानी अनादि और अनंत कर देने की क्षमता है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।